नमस्ते। लड़की कहती है मेरा नाम अन्नू यादव है। मेरा जन्म 2003 में हुआ था, लेकिन माँ ठीक ठाक डेट नहीं बता पा रही है। मेरे पिताजी बम्बई में एक छोटी सी नौकरी करते थे और मैं और माँ गांव में रहते थे। कुछ दिन गांव में रहने के बाद में मैं और मम्मी दोनों बम्बई चले गए पापा के साथ में रहने के लिए। पापा सुबह नाश्ता करके ड्यूटी चले जाते और शाम को करीब 9 बजे ड्यूटी करके आते। मम्मी भी बीच बीच में छोटा मोटा काम तलाश लिया था, तो मम्मी भी काम करने चली जाती थी। मेरा कोई नहीं था, छोटी बच्ची थी, तब थोड़ा सा समझ भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा के बीच में एक धीमी सी तकरार शुरू हो गई पैसों के लेकर, और वह तकरार धीरे धीरे में काफी बढ़ गई। एक दिन मम्मी और पापा जिंदगी से अलग हो गए। उस दिन मेरी जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था, क्योंकि तब मैंने अपनी याददाश्त अच्छे से बढ़ा भी नहीं पाई थी जब मम्मी और पापा दोनों अलग हो गए थे। 2010 में मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद में मैं मम्मी के साथ में रहने लगी। तब मैं काफी समझदार हो गई थी और यह भी समझने लगी थी कि कौन बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। 2010 में जब शादी कर ली मेरी मम्मी ने दूसरी, तो मेरे दो भाई और बहन और आ गए। अब उनके साथ में मेरा अच्छा खासा उठना बैठना खेलना हंसी मजाक करना ये सब शुरू हो गया था। मेरा एडमिशन भी एनजीओ में करवा दिया गया था। एनजीओ, उसमें फीस नहीं लगती थी और पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ में मेरा घुलना मिलना अच्छे से हो गया था। सुबह पढ़ने के लिए जाती और शाम को वापस आ जाती। लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन बाद मम्मी और पापा के बीच में फिर से वही वाला झमेला चालू हो गया जो पहले बचपन में हुआ था और मुझे उसकी याद भी नहीं थी। पापा ड्यूटी करके आते और मम्मी घर में रहती, तो पैसों के लेकर यहाँ भी वही वाली तकरार होती। मम्मी हमको खाना खिलाती, बच्चों को देखभाल करती, लेकिन पापा का गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता था। उनके चेहरे पर मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब भी देखा था तो उनका चेहरा हमेशा गुस्से से भरा हुआ देखा था। रहते रहते मेरी मम्मी और पापा दोनों अलग हो गए। मेरी मम्मी ने तीसरी शादी कर ली और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी मुझे और दोनों भाई बहन को कह रही थी कि मेरे साथ में चलो, लेकिन मैं और मेरे दोनों भाई बहन ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे दादा और दादी हमें बहुत प्यार करते हैं। मम्मी तीसरी शादी करके चली गई और हम दादा और दादी के पास में रह गए। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, हमारी पढ़ाई भी ठीक ठाक चलती रही। मेरी उम्र लगभग लगभग अब 12 से 13 वर्ष हो चली थी। अच्छे और बुरे का अच्छे से अनुमान लगा सकती थी। कौन सी बातें मेरे लिए अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं, ये सब जान जान सकती थी। मेरे दादा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और दादी किसी के यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम में वहां भी काम करने चली जाती थी और दूसरे के यहाँ भी काम करने चली जाती थी। घर में रहती थी तो मैं और मेरे दोनों भाई और बहन। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा। पापा जो दूसरी शादी कर चुके थे वो भी अब दादा दादी से अलग होकर के दूसरी जगह रहने लगे और रहने लगे हम और केवल 3 लोग, हम और 2 लोग दादा और दादी, कुल मिला के 5 लोग। कुछ दिन बाद एक दिन मैंने एहसास किया रात में सोते वक्त कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में कोई लेटा है, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई बहन थे तो वो दादाजी के साथ में सोते थे और मैं नीचे चटाई में सो रही थी। उस दिन मेरी दादी किसी की शादी में काम करने चली गई थी और रात में वापस नहीं आई थी। जैसे ही मेरी अचानक नींद खुली तो पहले मैंने सोचा कि कोई सपना देख रही थी, लेकिन जैसे ही बगल में देखा तो वो सपना नहीं, हकीकत था। मेरे दादा मेरे बगल में लेटे हुए थे और मेरे शरीर को एक गलत तरीके से छू रहे थे। मैं अपने शरीर को अपने ही लोगों से बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं उस समय अपने आप को बचा नहीं पाई और होंठ मीच करके रह गई। ये सिलसिला लगभग लगभग हर रोज चलता रहा। एक दिन मैं छत के ऊपर चली गई, यह सोच करके कि यहाँ पर दादाजी नहीं आएंगे, लेकिन उस रात दादाजी भी ऊपर आ गए।
मेरे साथ में वही पुरानी वाली हरकत शुरू हो गई। मैं वहां से चिल्लाई और चिल्ला करके नीचे आई। नीचे आने के बाद में दादी को पूरी बात बताई, लेकिन दादी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझ पर ही चिल्ला रही थी कि तेरी माँ तो मेरे बेटे को छाड़ करके चली ही गई है और तू भी अपने दादा पर झूठा इल्जाम लगा रही है। उस दिन मेरे पास सबूत भी नहीं था कि मैं कुछ दादी को ठीक ठाक समझा पाऊं। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं सच्चाई को दिखाने के लिए इंतजार करने लगी। एक दिन दादी भी थी और दादाजी भी थे। मैं दादी के साथ में लेटी थी और मेरे छोटे भाई बहन दादाजी के साथ में लेटे हुए थे। अचानक मैंने देखा रात में वही करीब 12-1 बजे के आसपास दादाजी मेरे बगल में लेटे हुए हैं और वो भी बिना कपड़ों के। मैंने दादी को जोर से चिल्लाया और दादी से कहा कि देखो दादी, आज देख लो, आज तुमको पता चल जाएगा कि आखिरकार हकीकत क्या है। दादी जागी और दादी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दादाजी पूरे नंगे पड़े हुए थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दादी दादा पर खूब चिल्लाई और कहा कि ये तुम्हारी पोती है और तुम अपनी पोती के साथ में ऐसा करोगे। उस दिन से दादी ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारे साथ में ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, अब तुम आराम से घर में रहना। लेकिन मेरे अंदर एक भय व्याप्त हो गया था और वह डर दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी दादी इधर उधर चली जाती तो वही वाली हरकत मेरे साथ में होती जो शुरुआत से चली आ रही थी। अब मैं समझ गई थी कि अब मुझे ही अपने बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब अकेले होती तो दादाजी बाहर से कुंडी लगा करके चले जाते और ताला भी लगा देते, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी गई थी, यह सोच करके कि अगर ये बाहर जाएगी तो ये किसी से बताएगी, ये घर की बातें बताएगी। इसलिए अब मुझे स्कूल भी नहीं जाने दिया जा रहा था। एक दिन किसी ने उषा दीदी से बताया कि वो अन्नू काफी दिन से स्कूल नहीं आ रही है, उसको पता करिए कि क्यों नहीं आ रही है। उषा दीदी मेरे घर आई और घर में आकर के पूछा मेरी दादी से कि अन्नू कहाँ है। तो पहले दादी ने उषा दीदी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन काफी कासुनी के बाद में दादी ने मिलने के लिए कह दिया। मैं निकल करके बाहर आई। उषा दीदी से बातचीत करी। उषा दीदी से बात करने के दौरान मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उषा दीदी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ में हो रहा है और वो मेरे शरीर को देख करके भी समझ गई थी कि आखिरकार 12-13 साल का शरीर इतना अचानक कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में इस तरह अचानक शरीर का बढ़ना संकेत करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। उषा दीदी उस दिन तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हो गया कि मैं अब बाहर निकलूंगी और उषा दीदी से पूरी बातें बताऊंगी। एक दिन दादाजी बाहर तो चले गए, लेकिन ताला लगाना भूल गए। उस दिन मैंने खिड़की से हाथ डाला और खिड़की से हाथ डाल करके मैंने दरवाजे की सिटकिनी खोली। खिड़की इतनी पास थी कि दरवाजे पर आसानी से हाथ पहुंच जा सकता था। सिटकिनी खोल करके मैं बाहर निकली और पड़ोस की आंटी जी के पास में पहुंची। उनको पूरी बात बताई, लेकिन आंटी जी कह रही थी कि इन बातों में मुझे न घसीटो, मुझे बदनामी के इस दलदल में नहीं पड़ना है, तुम अपना निपटो। उस दिन मैं घर चली आई, लेकिन एक दिन फिर मौका मिला और टीवी में मैं कोई चैनल देख रही थी। चैनल देखते देखते बदलते बदलते मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला जिसमें उषा दीदी अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। उषा दीदी दरअसल रेड ब्रिगेड नाम से एक एनजीओ चलाती थी। वो एनजीओ इसी तरह की लड़कियों के लिए था। अब अन्नू यादव पूरी तरह से समझ चुकी थी कि मुझे घर से निकल करके उषा दीदी से मिलना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने घर से बाहर भागने का प्लान बनाया और कामयाब भी हो गई। अन्नू कहती है कि मैं भाग करके उषा दीदी के पास में पहुंची, उनसे पूरी बात बताई तो उषा दीदी ने साफ कहा कि इसके लिए तुम्हें ही आवाज उठानी पड़ेगी और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इधर दादाजी भी समझ गए थे कि अब काम ऐसे नहीं बनेगा, तो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। 2016 में मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी के 1-2 दिन पहले मैं घर से निकल गई और अन्नू दीदी के रेड ब्रिगेड एनजीओ में शामिल हो गई। वहां पर
बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ साथ आत्म स्वावलंबन की भी शिक्षा दी जाती थी। मैं उनके साथ में सीखती रही। हाथों में चोटें लगती थी, पैरों में चोटें लगती थी, लेकिन यही चोटें मुझे दोगुना उत्साह भी भर देती थी मुझ पर। मैंने उषा दीदी से कहा कि दीदी मुझे भी इस एनजीओ में शामिल होना है। उषा दीदी ने कहा कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम इस एनजीओ में शामिल हो सकती हो। 18 साल की हो गई। उषा दीदी को वो दिया हुआ वादा याद रहा और 18 साल के बाद में उषा दीदी मेरा हाथ पकड़ करके अपने एनजीओ में शामिल कर लिया। वहां पर मुझे एक नया उत्तरदायित्व दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का। मैं खुशी खुशी उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और अपना भी भरण पोषण करती हूँ। तो यह एक कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसके साथ में बचपन से लेकर के 13 साल 14 साल की उम्र तक उसके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी और अंत में उसने सफलता का मंत्र जगाया था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो भी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।